जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ना, उनकी उत्पत्ति पर वो कहाँ से आए, या कहें कि उनकी उत्पत्ति भारत के अंदर उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य का स्थापना की, है ना, तो उनके बारे में देखने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास पर सीरीज नंबर 97 है, यानी कि प्राचीन भारत पर क्लास नंबर 97 है। इसी के साथ गुप्तोत्तर यानी कि गुप्तों के बाद का जो समय आता है ना, जो कि 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी का जो मध्य का टाइम पीरियड है, जिसको हम कहा है गुप्तोत्तर कालीन भारत। तो ये गुप्तोत्तर कालीन भारत पर पार्ट नंबर ये हमारा 7 है। इससे पहले गुप्तोत्तर कालीन भारत पर पार्ट नंबर 6 पार्टों पर बात किया है, 6 क्लासें हुई है ना। ये हमारी क्लास नंबर ये हमारी 7 है। इसके अंदर हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति, कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। अब इन राजपूतों में जैसे कि हम कह सकते हैं चहमान, इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार, है ना, जैसे कि राजपूत जो कि वंश थे, जैसे कि कहें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमाल, गहरवाल, तो ये सभी क्या थे कि राजपूत वंश थे। तो अब देखें कि जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित देखें तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमारे जो कि इतिहासकार है, हमारे जो विद्वान है, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अलग इतिहासकार के अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, जो केंद्र सरकार जो मानती है, उनको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, है ना। जब हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन जो कि पहले जो आज का हरियाणा है, हरियाणा के अंदर कहें कि थानेश्वर नामक स्थान पर शासक था हर्षवर्धन बाद में उसकी राजधानी कन्नौज बनी। कन्नौज से वो अपने साम्राज्य का विस्तार हर्षवर्धन यहाँ पर करा। तो हर्षवर्धन कहे कि एक उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन। अब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, जैसे ही मान लो कितना बड़ा ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक है उत्तर भारत का। अब लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद में जो ये भारत है, ये भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है, या कहें कि छोटे छोटे राज्यों में भारत बिखर जाता है। और जो ये बिखर जाता है और यहाँ पर जो कि एक नई शक्ति होकर उभरती है, वो है राजपूतों की शक्ति होकर उभरती है। कहने का मतलब इतना सा है कि हर्षवर्धन के बाद में जो भारत के अंदर जो शक्तिशाली जो कहें कि राजवंशों का उदय हुआ, वो और कोई नहीं, ये राजपूत थे। अब जो ये राजपूत है, इन राजपूतों के बारे में हमारे इतिहासकार को जानकारी कहाँ से मिलती है? आखिर किन स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने इन राजपूतों के इतिहास का बारे में पता लगाया, इन राजपूतों के इतिहास के बारे में पता लगाया? तो वो स्रोत है कि एक तो जानकारी के स्रोत थे वह एक तो कि जो इन राजपूतों के समय जो अभिलेख लिखे गए, यानी कि किसी पत्थर पर लिखवाया गया, उनसे सीधी जानकारी मिल जाती है हमको। इसी के साथ जो राजपूतों के समय जो समयकालीन जो साहित्य लिखे गए और जो राजपूतों के बाद में जो साहित्य लिखे गए, उनके द्वारा भी हमको इन राजपूतों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि इनका उदय किस प्रकार हुआ। फिर देखें कि अब इन साहित्यों में हम देखें, इन रचनाओं में हम देखें तो एक रचना है जिसका नाम है नये चंद सूरी। एक नये चंद सूरी लेखक है, नये चंद सूरी। अब इस नये चंद सूरी ने जो कि लिखा है हमीर महाकाव्य जो कि नये चंद सूरी ने लिखा है। इससे हमको जो कि राजपूतों के जो कि उत्पत्ति के बारे में, या कहीं राजपूतों के बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ एक और है जिसका नाम है पद्म गुप्त। इस पद्म गुप्त ने अपनी रचना लिखी है जिसका नाम है नव सहसाकरी चरित्र। पद्म गुप्त ने अपनी रचना लिखी है जिसका नाम है नव सहसाक चरित्र। इससे भी हमको राजपूतों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इनके अलावा एक और लेखक है जिसका नाम है हाल युद्ध। इस हाल युद्ध क्या रचना है जिसका नाम है पिगल सूत्र रचना है हाल युद्ध की। इस हाल युद्ध की पिगल सूत्र रचना से भी हमको जो कि हमारे जो कहें कि राजपूत है, इन राजपूतों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ एक और है जिसका नाम कुमार पाल चरित्र से भी हमको राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ वर्ण रत्नाकर से भी हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज
इनकी जो रचनाएं हैं या कहीं ये जो रचनाएं हैं इनसे हमको जो हमारे कहें कि जो राजपूत है इन राजपूत राजाओं के बारे में या कहीं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से किस प्रकार, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी हमको देखने को मिलती है। ये स्रोत मुख्य हैं, इनके अलावा भी छोटे मोटे स्रोत हैं लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ देखें कि जो हर्षवर्धन है, यानी कि हमने अभी कहा कि यहाँ पर कन्नौज का शासक पहले राजधानी उसकी थानेश्वर थी हरियाणा के अंदर, बाद में उसने उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो जो ये हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद में जो भारत है ना, हर्षवर्धन एक बड़ा साम्राज्य था इसका, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु होती है तो भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, कहने का मतलब है कि एक शक्तिशाली राजा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में जो कि अलग राजा जो कि उभरते हैं, या कहेंगे जो साम्राज्य उसका विखंडन हो जाता है। कहने का मतलब है इसका साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। हो गया उदय। अब उदय होने के बाद में अब जब यहाँ पर एक जुट शक्ति नहीं है, या कहें कि यहाँ पर एक राजा नहीं है जो कि सब के पर नियंत्रण कर सके, यानी कि एक कोई राजा नहीं था, छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग राजा थे, जिसके कारण भारत में इस समय अराजकता उत्पन्न हुई। अराजकता उत्पन्न हुई यानी कि कोई ऐसा ताकतवर शासक नहीं था जो कि सबन पर अपने एक नियम कानून लगा सके। इस कारण जो कि भारत के अंदर कहे कि यहाँ पर अराजकता उत्पन्न हुई। इसी के साथ विदेशी आक्रमण भी भारत पर होने लग गए। हमने कहा कि इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम को उदय के होने के बाद में यहाँ से फिर इस्लामिक या कहें कि जो अरबी है ये अरबी भारत आए और अरबियों ने जो भारत पर आक्रमण किया, मुख्य रूप से हम देखें तो अरबियों ने मुख्य रूप से सिंध पर आक्रमण किया। तो कहने का मतलब है कि जो ये थे ना अरबी या कहें कि इस्लाम का भारत में जब आगमन हुआ तो उसी समय की हम बात कर रहे हैं जब इसी समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी के साथ भारत के अंदर आंतरिक अराजकता फैली हुई थी। इसी समय कहें कि जो अरबी थे या कहें कि इस्लाम का भारत पर आक्रमण होना आरंभ हो जाता है। अब इनके बीच जो कि यहाँ पर एक भारत के अंदर एक शक्ति निखरती है या कहेंगे शक्ति उभरती है, उभरती हुई शक्ति हमको दिखाई देती है, वो है यहाँ पर राजपूत। तो राजपूत किसी एक वंश नहीं है, इस राजपूत के अंदर अनेक वंश यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखें कि राजपूत अब जो कि 7वीं सदी है ना, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी का जो टाइम पीरियड है, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो टाइम पीरियड है, इसको अनेक इतिहासकारों ने राजपूत काल की संज्ञा दी है। कहने का मतलब है क्योंकि इस समय 7वीं ईस्वी से लेकर 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो कि भारत पर राजपूतों का कहाँ प्रभाव रहा। इसके कारण कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी का जो टाइम पीरियड है ये राजपूत काल है, राजपूतों का टाइम है ना। इसलिए अनेक इतिहासकारों ने राजपूत काल की संज्ञा इसको दी है। इसी के साथ जो राजपूत वंश है, इसे राजपूत वंश में कोई एक वंश शामिल नहीं था। इसे राजपूत वंश में जो कि प्रमुख वंश थे जैसे कि कहें गुर्जर प्रतिहार वंश भी जो कि राजपूत वंश था। इसी के साथ राष्ट्रकूट वंश ये भी एक राजपूत वंश था। इसी के साथ चोलुक्य वंश ये भी राजपूत वंश था। इसी के साथ चौहान ये भी राजपूत वंश था। चंदेल ये भी राजपूत वंश था। परमार, इसी के साथ गढ़वाल। कहने का मतलब है ये प्रमुख यहाँ पर राजपूत वंश निखरे या कहें कि उभरे, ताकतवर बने। इनके अलावा भी अनेक राजपूत वंश और थे, लेकिन ये हमने देखा ये महत्वपूर्ण या कहें कि यहाँ के जो कि प्रभावशाली राजपूत वंश हुए। अब देखें कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई राजपूत ये कहाँ से आए, अचानक कहाँ से ये इतनी शक्ति ये उभर कर कैसे उठती, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ये गुप्तों का प्रभाव था। गुप्तों के बाद में कहें कि छोटे मोटे राज्य और हुए, उनका प्रभाव था। लेकिन ये अचानक ये राजपूत कहाँ से आ गए, राजपूत आगे यहाँ पर कहाँ से आ गए। तो देखें अनेक जो कि इतिहासकार हैं हमारे, अनेक विद्वान हैं, उन विद्वानों के अलग अलग मत है। तो देखें कि कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का क्या कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि जो ये राजपूत थे, राजपूत है ये राजपूत भारत के बाहर से आए थे। कुछ हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक मत है, अलग अलग मत है, लेकिन सभी मतों को हम बताएंगे। आप एक मत को जानकर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना।
तो किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो इसके साथ देखें कि कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि जो राजपूत है ये राजपूत भारत के बाहर से आए थे, यानी कि वो भारत के नहीं थे, वो भारत के बाहर से आए थे राजपूत, ऐसा कहना है। अब जो ये बाहर से आए तो क्या था कि ये जो राजपूत थे इनका, राजपूतों का शरीर बलवान था, ताकतवर था, ये मजबूत थे। कहने का मतलब ये है कि राजपूत बाहर से आए थे और जो इनका शरीर मजबूत था, बलवान था, योद्धा टाइप का था, जिसके कारण क्या हुआ, इनका शरीर शक्तिशाली था, जिसके कारण जो समाज के अंदर, जो समाज है यहाँ के समाज के अंदर इन राजपूतों ने अपना एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। उच्च स्थान जैसे इनको प्राप्त हुआ समाज के अंदर, बाद में धीरे धीरे इन राजपूतों ने शक्ति भी, यानी कि इन्होंने राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहने के यहाँ पर ये सब कहा जा रहा है कि राजपूत बाहर से आए, जब ये आए तो इनका शरीर ताकतवर था, शक्तिशाली था, मजबूत था, ये योद्धा टाइप के थे, जिसके कारण समाज में इनका प्रभाव बढ़ा। समाज के अंदर इनका प्रभाव बढ़ा, जैसे इनका अंदर समाज के अंदर प्रभाव बढ़ा, समाज के अंदर इन्होंने उच्च स्थान प्राप्त करके यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर राजनीतिक सत्ता इन्होंने प्राप्त करना आरंभ कर दिया, या कहेंगे धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। इसी के साथ देखिए कि राजपूत शब्द है ना, जो कि कहें कि पहले एक जाति के लिए प्रयोग नहीं होता था, या कहें कि जिस प्रकार आज किया जाता है ना राजपूत एक वर्ण जाति के लिए, है ना, तो पहले नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में जब मुसलमानों का आगमन हुआ, या कहें कि यहाँ पर से अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, अरबों के बाद में, या कहें कि जब मुसलमान भारत में आए, इनके आने के बाद में जो इनको राजपूत कहा जाने लगा, फिर बाद में राजपूत है ना, जो कि एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए प्रयोग किया जाने लग गया। इसी के साथ देखिए कि हम प्राचीन काल में देखें, चाहे वो कहें कि वो चाहे मौर्य काल में हो, मौर्य काल में जैसे कौटिल्य ने अपनी पुस्तक, कौटिल्य ने विष्णुगुप्त चाणक्य है ना, चाणक्य जो कि कहें कि जो कि सम्राट चंद्रगुप्त का कहें कि गुरु था, इसने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र में हमको राजपुत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन अब जो ये राजपूत हमने कह रहे हैं राजपूत, तो ये राजपूत है ना, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम है राजपुत्र संस्कृत शब्द है, राजपुत्र संस्कृत शब्द है। इस राजपुत्र संस्कृत शब्द का राजपूत जो कि क्या है, अपभ्रंश है। कहने का मतलब है कि ये संस्कृत शब्द राजपूत से निकला हुआ है ना। अब जो ये राजपूत प्राचीन समय में जो कि राजकुमारों के लिए, यानी कि राजा का जो पुत्र होता था, जो आने वाला राजा बनने, यानी कि जो राजा के पुत्र थे, उनके लिए राजपुत्र का प्रयोग किया जाता था। राजपुत्र का प्रयोग पहले किसके लिए किया जाता था कि राजा के जो पुत्र थे उनके, या कहेंगे राजकुमारों के लिए राजपुत्र का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में जो कि ये राजपुत्र शब्द से राजपूत बना, है ना, फिर इसका प्रयोग एक कहें कि एक वर्ग, एक जाति के लिए किया जाने लग गया। इसी के साथ देखें कि जो प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे कि कुमारपाल चरित्र, एक प्राचीन ग्रंथ है कुमारपाल चरित्र। इसी के साथ वर्ण रत्नाकर, कुमारपाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर और राजतरणिगी, इनके अनुसार हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर राजपूत जो कुल थे, कुल 26 राजपूत कुल थे। कुल यानी कि जैसे कि कहेंगे राष्ट्रकुल, चोल, चौहान, चंदेल, इस प्रकार 36 राजपूत कुल थे। 36 राजपूत कुल थे, इसकी जानकारी को मिलती है तो कुमारपाल चरित्र में, वर्ण रत्नाकर में और राजतरणिगी में। इनके अनुसार हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर 36 प्रकार के राजपूत कुल थे। इसी के साथ देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति शकों से हुई, यानी कि शक मध्य एशिया की एक जाति थी, जो कि शक मध्य एशिया की जाति थी। ये शक भारत के अंदर आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत पर आक्रमण करके ये भारत पर अपने साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो ये राजपूत है ना, ये राजपूत की उत्पत्ति भी इन शकों से हुई है। शकों से कैसी हुई है ना, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि जो ये शक है और जो ये राजपूत है, शक है और राजपूत, इन दोनों के जो कहें कि रीति रिवाज है, जैसे कि कहें कि यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ करते हैं, या ना सूर्य की, दोनों ये भी पूजा करता है सूर्य की, ये भी करता है, ये भी यज्ञ। कहने का मतलब है कि शक और राजपूत, इन दोनों के जो कहें कि जो विचार है, जो कि रीति रिवाज है, ये दोनों के रीति रिवाज, दोनों में सिमिलरिटी यानी कि समानता देखने को मिलती है। दोनों के अंदर समानता देखने को मिलती है। इसलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो ये राजपूत है ना, इन राजपूतों की उत्पत्ति
शकों से हुई थी। और ये शक कहाँ के थे? एक विदेशी थे, शक विदेशी थे जो कि भारत के अंदर आए थे, है ना। इसी के साथ एक कहें कि इतिहासकार हुआ है जिसका नाम कनिंघम। कनिंघम जो कि कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो कनिंघम है इस कनिंघम के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति एक जाति है जिसका नाम यूची जाति से हुआ ऐसा माना जाता है। एक कनिंघम ने बताया कि जो गुर्जर प्रतिहारों का जो कि संबंध एक यूची जाति, इसका कहना है कनिंघम का कि जो गुर्जर प्रतिहार है ये यूची जाति के वंशज है। यूची जाति, अब जो यूची जाति है ना, ये यूची जाति कुषाणों से संबंध रखती है। कुषाण जो कि कहें कि आज का जो चीन वाला इलाका है या कहें कि मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया से जो कि भारत में आई थी विदेशी जाति थी कुषाण एक विदेशी जाति थी। कुषाण भारत पर आक्रमण करके इन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और यहाँ पर कनिंघम कह रहा है कि जो एक गुर्जर प्रतिहार यूची जाति से संबंधित है या कहेंगे यूची जाति के ये वंशज थे। अब जो यूची जाति है ये जो कि कुषाण से संबंध रखती थी। इसी के साथ एक कहानी भी प्रचलित है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई। एक कहानी भी हमको देखने को मिलती है ना। कहानी के अनुसार देखें या कहीं कथा के अनुसार तो देखें कि कहा जाता है कि राजपूत है ना, राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत, जो हमारा आज का राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर आबू पर्वत हमको देखने को मिलता है ना, अरावली पर। तो आबू पर्वत है, इस आबू पर्वत पर है ना, आबू पर्वत पर जो कि आबू पर्वत पर गौतम ऋषि और अगस्त ऋषि, इसी के साथ बहुत सारे ऋषि और थे, वो इस आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर यज्ञ किए जा रहे थे। इससे जो दैत्य है ना, दैत्य नाराज हो गए और दैत्य चाहते थे कि देवता प्रसन्न न हो, इसलिए इन दैत्यों ने जो यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा था, इस यज्ञ पर जो कि इसको अपवित्र करना चाहा, इन दैत्यों ने जो इनके द्वारा यज्ञ किया जा रहा था उसको ये अपवित्र करना चाहते थे। इसलिए इन दैत्यों ने इन यज्ञ पर मांस फेंकना आरंभ कर दिया, रक्त फेंकना आरंभ कर दिया और अस्थियां फेंकना आरंभ कर दिया, ताकि इस यज्ञ को अपवित्र किया जा सके, है ना। तो फिर यहाँ के जो सभी ऋषि थे, इन ऋषियों ने एक ऋषि था वशिष्ठ, इस ऋषि वशिष्ठ से आग्रह किया कि आप यज्ञ से जो कि कहेंगे योद्धाओं की उत्पत्ति करो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि इस वशिष्ठ ऋषि ने इस आबू पर्वत पर जो कि यज्ञ से गुर्जर प्रतिहार चोलुके और परमारों की उत्पत्ति यज्ञ से हुई की इसने वशिष्ठ ने। ऐसे कथा के अनुसार है कि वशिष्ठ ने इन दैत्यों का विनाश करने के लिए यज्ञ से गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और परमारों की उत्पत्ति की। लेकिन ये गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और परमार ये इन दैत्यों को इसको परास्त करने में असफल हो गए, यानी कि इनकी हार हो गई। बाद में जो ये ऋषि था वशिष्ठ ऋषि, इस वशिष्ठ ऋषि ने एक नया यज्ञ कुंड बनाया, जिससे इस यज्ञ कुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई और चौहान है ना जो कि इन दैत्यों को परास्त करने में सफल हो गई। अब ये कहानी है, लेकिन कहानी का मतलब आप कहानी ना समझे, इसका अर्थ समझे। तो अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये सा है कि भाई यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर देखो कि प्राचीन समय में क्या माना जाता था, यज्ञों के माध्यम से या कहेंगे अग्नि के माध्यम से जो अपवित्र था उसको पवित्र किया जाता था। कोई अपवित्र है उसको पवित्र किया जाता था। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है और चौहान है, ये विदेशी अपवित्र थे। लेकिन यहाँ पर अग्नि के माध्यम से, अग्नि के द्वारा यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमारों, चौहानों, इनको शुद्ध किया जा रहा है और शुद्ध कर इसको जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ कहें कि कुछ का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार जो कि बाहर के आए थे, लेकिन अब जो ये गुर्जर प्रतिहार है जो कि
हूणों के समय भारत में आए थे, है ना। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार है ना, जो कि हूणों के समय भारत में आए थे, हूणों के समय भारत में आए। तो हूण एक विदेशी आक्रांत थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन हूणों के बारे में हमको जानकारी खूब देखने को मिलती है, खूब हमारे इतिहासकारों को हूणों के आक्रमण की जानकारी है। लेकिन यदि गुर्जर भी इनके साथ आए थे तो इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया होगा, लेकिन इनकी हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है, इनकी कोई जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार भारत गए थे, ये विदेश से नहीं आए थे। इसी के साथ देखें कि जो कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वानों को कहना है कि जो राजपूत है, ये राजपूत भारत के थे, भारत की जाति थी, उन जातियों से निकले हुए थे, है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार जो गुर्जर है ना, जो कि भारत के थे, है ना, विदेशियों। अब जो गुर्जर प्रतिहार है, जो प्रतिहार हमने अब देख रहे हैं, प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल होता है। तो कहा जाता है कि जब गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे तो इस समय यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए। अब इन गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के द्वारपाल के रूप में कार्य किया, इसलिए इनका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ गया, क्योंकि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल। अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, विदेशी आक्रमण हो रहा है, इससे इनको भारत की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि ये द्वारपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनका गुर्जर प्रतिहार नाम पड़ा। तो यहाँ पर इसी के साथ कहें कि परमार है ना, जो कि परमार है, ये परमार विदेश से नहीं आए थे बल्कि दक्षिण भारत से आए थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक डाउट बना हुआ है। तो कुछ का कहना है कि विदेशी थे, कुछ का कहना था कि ये भारत के थे। इससे अधिक जानकारी आपको इन टॉपिकों पर नहीं मिलने वाली। यहाँ पर हमने किसी भी यानी कि बारीकी समझाने का आपको प्रयास किया। ये सभी जानकारी ऑथेंटिक किताबों के जरिए आपको बताई गई है, या कहें कि हाई लेवल की किताबों के साथ बताई गई है। इसी के साथ ये सभी जो कि नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि लक्ष्य साथी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लक्ष्य साथी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये सभी नोट्स के रूप में मिल जाएगा। इसी के साथ लक्ष्य साथी हमारा एक चैनल है, उसका नाम है इंस्टाग्राम ID लक्ष्य साथी के नाम से है, तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहिए तो। फिर मिलते हैं, जय हिंद।